अगर आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उस चीज़ को कर भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि जब हमारे देश में ब्रिटिशों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ तो उसके बाद उन्होंने अधिनियम लाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या हो कि हमारे भारत में 1857 की सिपाही विद्रोह हुआ, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ताज के अधीन हमारे भारत का शासन व्यवस्था चला गया। ठीक है, तो जो हमारा ब्रिटिशों के अधीन यानी कंपनी के अधीन जितने भी हमारे एक्ट आए, कंपनी को चलाने के लिए जितने भी अधिनियम बनाए गए, तो उसको हमने कल के वीडियो में देख लिया था। ठीक है, देखिए दोस्त, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि ये दरोगा में भी पूछेगा, बीपीएससी में भी पूछेगा, क्योंकि ऐसे ये ट्रेंडिंग टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं कि कंपनी के अधीन पढ़े थे कि 1773 से लेकर जो हमारा 1853 तक ले जो एक्ट आया उसको हम लोग कहते थे कंपनी के अधीन एक्ट। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के अधीन आने वाला जितने भी एक्ट थे यानी अधिनियम थे, तो कब से कब तक चलेगा? 1858 से लेकर 1947 तक ले। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पॉइंट बनते हैं। हमारा पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो हमने अभी पढ़ा दिया था कि 1853 के अधिनियम तक जो थे वो सारे हमारा ब्रिटिशों का जो हमारा अंग्रेजी कंपनी थे उसके द्वारा लाया जाता था, लेकिन यह ताज के अधीन था। तो इसमें क्या किया गया था कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। समझ रहे, वायसराय का मतलब ही होता है कि ब्रिटिश संसद से चुन कर भेजा जाने वाला व्यक्ति। ठीक है, पहले होता था कि कंपनी अपना एक व्यक्ति चुनकर यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाती थी, लेकिन अब ब्रिटिश संसद चुनकर भेज रही है। ठीक है, अब समझिए कि क्या हुआ कि इसमें पहली बार तो ताज के अधीन चला गया, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो महान क्रांति का रूप ले लिया था। इस कारण से जो इसमें कुरीति आई थी, इसके तहत ब्रिटिश ताज अपने अधीन ले लिया। गवर्नर जनरल का पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। समझ रहे हैं, यानी भारत के गवर्नर जनरल का जो पदनाम था वह भारत का वायसराय कर दिया गया। और हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय हुए। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग अगर भारत का प्रथम वायसराय है तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी तो होंगे। ठीक है, तो उसी के तरह भारत का अगर प्रथम वायसराय है तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही कहलाएंगे। ठीक है, इसके तहत 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि नियंत्रण बोर्ड एवं निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हैं, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। इन दोनों को स्टार्ट कब किया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुआ था। इसको क्या कर दिया कि समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कंपनी लाया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। समझ रहे, यानी भारत में राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। ठीक है, जिसमें भारतीय प्रशासन संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित थी। यानी जो भारत का राज्य सचिव होता था उसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण शक्ति होता था। यानी जितने भी प्रशासनिक नियंत्रण होती थी ना, जैसे कि हम लोग अभी केंद्र स्तर पर देखते हैं आईएएस। ठीक है, तो जो आईएएस होता है दोस्तों, वो हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसी प्रकार यहाँ भारत का जो राज्य सचिव होता था वह भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण रखता था। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़िएगा कि 1858 ईस्वी में जो एक्ट आया था, इसी एक्ट के तहत जो हमारा मुगल काल का
बादशाही चल रहा था, तो इसको क्या किया कि इसी एक्ट के तहत मुगल काल के पूर्णतः पतन करके मुगल काल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी मुगल सम्राट को पूर्णतः समाप्त किस अधिनियम द्वारा किया गया, 1858 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। क्योंकि आप पढ़ेंगे कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जी जब 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिए थे, तो इनको क्या किया गया कि कैद बनाकर रंगून भेज दिया गया, जो कि म्यांमार में स्थित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आता है अब समझ लेते हैं कि क्या क्या आया था। पहली बार तो हमारा पहला पॉइंट था हमारा कि ब्रिटिश ताज के अधिनियम चला गया 1858 के एक्ट के द्वारा। दूसरा का था हमारा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। तीसरी बात है कि भारत में एक राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, और चौथी बात हमने पढ़ा था कि मुगल सम्राट को क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद पांचवी बात आप पढ़िएगा कि पांचवा बात में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, ये कहीं लिख लीजिए 5 बातें। अगला हमारा आता है दोस्तों कि भारत परिषद अधिनियम 1861। ये इम्पोर्टेंट क्यों है आप समझिए, जब ब्रिटिश के अधिनियम आता था ना तो उसको हम लोग कहते थे चार्टर एक्ट। क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट। लेकिन जो हमारा जब ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया तब आने लगा भारत शासन अधिनियम, उसका नाम दे दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था, भारत शासन। लेकिन पहले आता था कि चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, तो चार्टर लगा रहता था, यही फर्क है। उसके बाद भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, किसमें, 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद भारतीयों को कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। समझ रहे हैं, हमने पढ़ा था कि जब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके तहत जो बंगाल में यह एक्ट लागू हुआ तो इसके तहत क्या किया गया कि बम्बई को भी ला दिया गया और साथ में मद्रास को भी ला दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या किया गया कि 1861 ईस्वी के जो अधिनियम आया इसके तहत क्या किया गया कि बम्बई एवं मद्रास को स्वतंत्र कर दिया गया और यहाँ पे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। यानी विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है कि वो उस स्तर पर वो अपना शासन व्यवस्था को संचालित करे। ठीक है, इसमें वायसराय को आपातकाल परिषद की संस्तुति बिना अध्यादेश जारी करने की अधिकृत की गई। समझ रहे हैं, यानी आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। हम लोग पढ़ेंगे कि वायसराय को 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा शक्ति मिला। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को जो हमारा अधिनियम यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला 1935 के अधिनियम के द्वारा। समझ रहे हैं बात कि 1861 के द्वारा भारत के वायसराय को, इसी के तर्ज पर 1935 के अधिनियम द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत, तो इसी में 1861 ईस्वी में ही प्रावधान किया गया। ठीक है, तो 3 बातें इसमें हो गई। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1992, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब वो रहे कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद जो था इसमें जो सदस्य थे इसकी संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद के अधिनियमों में वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। जैसे कि आप अभी पढ़िएगा कि जो हमारा भारत का महानिवादी है यानी अटॉर्नी जनरल है, उनको क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन में वह बोल सकते हैं। ठीक है, बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। उसी प्रकार 1892 ईस्वी में जब अधिनियम आया तब भारतीयों को कहा गया कि भाई आप बजट पे बहस करिए, आप प्रश्न पूछिए, लेकिन आप मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी के तहत निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। VVI कहीं लिख लीजिए, निर्वाचन पद्धति का प्रथम बार प्रावधान किस अधिनियम द्वारा हुआ, तो 1892। कौन सा निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आप समझते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि वैसे निर्वाचन जिसमें हम सभी जितने भी जनता होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि हम लोग अगर सांसद को चुन के भेजते हैं केंद्र में, तो वो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो मतदान कर रहे हैं। तो हम तो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हैं, तो इसलिए उसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, VVI अब आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1919। देखिए बहुत अच्छा इससे क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब मार्ले मिंटो सुधार क्यों पड़ा इसका? देखिए मार्ले जो थे हमारा भारत का राज्य सचिव थे, यानी भारत में सचिव पद जो 1858 ईस्वी में गठन किया गया, उसी के तहत मार्ले भारत में सचिव पद पे कार्यरत थे। और मिंटो जो थे दोस्तों हमारा ये भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण प्रशासन दोनों के प्रतिनिधि प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिका शक्ति को बढ़ा दिया। समझ रहे बात कि इसी अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिकी शक्ति को बढ़ा दी। इसके अलावा परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने, उस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला, जो कि 1800 हमने अभी पढ़ा कि 92 में जो नहीं मिला था वो इसमें क्या कर दिया गया कि प्रश्न पूछने की और मतदान करने की भी अधिकार दे दी गई। ठीक है, अगला होता है दोस्तों कि 1919 के ही अधिनियम में पृथक निर्वाचन। यही तो बहुत पूछता है कि पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया किस अधिनियम में आई थी? तो 1909 ईस्वी के अधिनियम मार्ले मिंटो। तो देखिए 9 हमारा छोटा है तो 2 पर आएगा, एक तो 1909 आएगा, एक 1919 आएगा। तो 9 में हमारा अपना बोलिए मार्ले मिंटो, 2 अक्षर का है तो छोटा छोटा नाम है तो 9 में आ जाएगा। वही 19 पढ़िएगा तो मोंटेगू, देखिए यहाँ पे है दोनों, मोंटेगू चेम्सफोर्ड। तो 12 है हमारा, तो 12 यहाँ अंक है, तो 12 से याद रखिएगा। अगला है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ही होता है कि किसी भी अगर निर्वाचन में, पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि अगर मुस्लिम हमारा सदस्य चुना जाता है तो उसको मुस्लिम सदस्य के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा था पृथक निर्वाचन, यानी मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किसमें किया गया? 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, VVI। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। समझ रहे हैं, जो हमारा अभी हमने समझाया कि 1909 में मार्ले मिंटो और 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड। तो मोंटेगू जो थे हमारा भारत के राज सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे हमारा भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, आपने पढ़ा था कि वहां भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की सुविधा किया गया, किसमें? और 1892 में हमने पढ़ा था ना कि पहली बार निर्वाचन पद्धति के 1892 में। कौन सा? अप्रत्यक्ष। लेकिन वही प्रत्यक्ष पूछे दोस्तों तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष मतलब हमने समझा दिया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली के विस्तार करते हुए देखिए इन लोग की क्या कूटनीतिज्ञ थे। अभी भी इन लोग की मानसिक व्यवस्था देखिए क्या हो रहा है कि पहली बार तो हमारे मुस्लिम को अलग कर दिए, अभी क्या कर रहे हैं कि इसका विस्तार करने के बाद सिखों को भी अलग कर दिए, ईसाई का भी अलग कर दिए, साथ में साथ जो हमारे आंग्ल भारतीय थे ना, यानी जो विदेशी थे वो और जो यूरोपियन थे उनको भी अलग से निर्वाचन पद्धति का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, इसी अधिनियम में आप पढ़िएगा कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा, और पहली बार 1926 ईस्वी में महिलाओं ने वोट दिया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या समझते हैं? एक तो विधान परिषद, एक विधानसभा, यानी परिषद और सभा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है, क्योंकि अगला हमारे के द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। जो हमारा द्विसदनीय विधानमंडल जो स्थापित किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा, ये समस्त भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। समझ रहे हैं, यानी प्रांतों में द्वैध शासन VVI, जैसे कि वहाँ 1919 में आप पढ़िएगा कि पृथक निर्वाचन, उसी तरह ये पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन।
देखिए जो हमारे भारत में प्रांत हम लोग पढ़ेंगे लगभग 552 स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद। लेकिन ये हमारा प्रांत इस समय कितना थे, जितना भी थे उसमें क्या किया गया कि द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, यानी दो भागों में वहाँ के शासन व्यवस्था बांट दी गई। अब बताइए छोटे छोटे हमारा प्रांत है, वहाँ पे आप क्या करिएगा, दो भाग में बांट दिया कीजिएगा तो बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत सारे खर्च आएगी, तो इसी को देखते हुए बाद में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। आप आगे पढ़िएगा। तो प्रांतों में द्वैध शासन याद रखिएगा किसके द्वारा, 1919 के द्वारा। प्रांतीय में दो भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित, एक हस्तांतरित। तो देखिए हस्तांतरित विषय एवं आरक्षित विषय में क्या किया गया कि जो आरक्षित विषय थे उस पर किसी प्रकार के अलग कानून बनते थे, हस्तांतरित थे जिस पर अलग कानून बनते थे। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी का मतलब समझते हैं, यानी किसी के द्वारा चुनकर उस पे जो शासन करता है ना उसको हम लोग कहते हैं उत्तरदायी। यानी किसी शासन पे ही शासन करना उत्तरदायी शासन, चाहे किसी के अधीन करना। ठीक है, वही बात हुआ। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्षों बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। यानी ये 1919 का अधिनियम था, जब 1929 में समाप्त होता तब एक आयोग का गठन होता और तब इसकी समीक्षा करता। लेकिन क्या किया कि ब्रिटिश संसद की चालाकी देखे उसने क्या किया कि 1927 ईस्वी में इस आयोग का गठन कर दिया और आयोग का गठन करके इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया और 1928 ईस्वी में भारत में भेज दिया। तो इसी का नाम दिया गया था, हम लोग जो कहते हैं साइमन कमीशन। ये जो साइमन आयोग था ना, यही हमारा था 1919 के अधिनियम में क्या करने के लिए, 1919 के अधिनियम में हमारा सुधार करने के लिए आए थे। ठीक है, इसमें जितने भी जांच करना था तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी हमारे भारत में चला था, जिसका प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जी थे, जिन्होंने उन्होंने घायल हो गए। ठीक है, इसी आयोग का क्या बहिष्कार करते वक्त। अब आप पढ़िएगा आगे कि ये हमारा जो इसमें क्या क्या हमने देखे कि एक तो उत्तरदायी शासन आया, प्रथम द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, तीसरा का एक आयोग बनाया गया, चौथा जो हमारे सिख थे, ईसाई थे, हमारा जो यूरोपियन थे, आंग्ल भारतीय थे, उन लोग के अलग से निर्वाचन पद्धति बनाई गई। ठीक है, किसमें, 1919 के अधिनियम द्वारा। इसी को हम लोग कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अब हमारा आता है दोस्तों 1935 के अधिनियम। भी आइए तो कहीं लिख लीजिए कि 1935 के अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्या कहा जाए। देखिए 1935 के दौरान सर्वप्रथम भारत में क्या हुआ कि संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, संघात्मक सरकार की। इस अधिनियम में प्रांतों को द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन कर दिया। यानी छोटे छोटे जो हमारा प्रांत थे भारत में उसमें समाप्त कर दिया गया और जो हमारा केंद्र था यहाँ पे द्वैध शासन लाया गया। ठीक है, भारत में मुद्रा कायम साख के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। हम लोग पढ़ेंगे 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जाति, महिला, मजदूरों को भी सम्मिलित कर लिया गया। देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत दलित जातियों को, महिलाओं को और मजदूरों को भी सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय, जो हम लोग न्यायालय की बात पढ़ते हैं ना कि भारत में न्यायालय की व्यवस्था, यही हमारा था 1935 के अधिनियम के द्वारा ही 1937 में हमारा क्या बना था, संघीय न्यायालय बना, जो कि बाद में परिवर्तित करके हमारा क्या बन गया था, सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, उसके अलावा इसी अधिनियम में बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। सब पहले तो हमारा जितने प्रांत थे उसमें दो नए प्रांत बनाए गए, एक तो सिंध और एक उड़ीसा। ठीक है, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। भारतीय शासन अधिनियम, ये हमारा 1935 का अधिनियम समाप्त होता है, तो जिसमें क्या था कि एक तो संघीय न्यायालय था, रिजर्व बैंक था, उसके बाद में केंद्र में द्वैध शासन था, ये बहुत पूछता है। वर्मा को अलग कर दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत दलित जाति, महिला, मजदूर को भी क्या किया गया,
प्रावधान किया गया। ठीक है, इसी में पूछता है कि जब 1935 ईस्वी के अधिनियम आया, इसी के तहत हमारा क्या किया गया कि जो हमारे प्रांतों में द्वैध शासन था इसको समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दे गई, यानी स्वायत्तता दे दी गई। इसका मतलब कि प्रांत अपना खुद से शासन व्यवस्था संभाले। ठीक है, यानी प्रांत स्वायत्त है। अगला आता है दोस्तों कि भारत परिस्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए VBI हमने पढ़ दिया था कि 1909, 1919, 1935। अब आता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया। ठीक है, इसने वायसराय का पद समाप्त करके 2 डोमिनियन राज्य को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। यानी जब 14 अगस्त को हमारा जो बन गया था कौन सा देश, पाकिस्तान बन गया, और एक हमारा बन गया था भारत। तो इसमें दो हमारा वायसराय बनाया गया, 2 वायसराय के पद को नियुक्त समाप्त करके 2 डोमिनियन राज्य बनाया गया, और इसके तहत गवर्नर जनरल का पद फिर से क्या किया गया, सृजित किया गया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब तो भारत को शब्द दिया गया। चलिए अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, अब इसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? आप दिमाग पे जोर दीजिए, हम कहाँ ले गए थे आपको, महानिवादी के पास ले गए थे। कब? 1892 ईस्वी में। कब ले गए थे? 1892 ईस्वी में, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, तो संघीय न्यायालय हम कब पढ़े थे? 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा कब आया था? 1937 ईस्वी में बना था। ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए डी होगा। चलिए आगे, अगला है हमारा कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? स्थापित पूछ रहा है दोस्तों, 1937 होगा। ठीक है, अधिनियम था 1935, लेकिन स्थापित हुआ 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? VBI, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? तो केंद्र है, तो केंद्र में कहाँ जाइएगा आप? 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में किस में जाइएगा? केंद्र में किस में थे हम लोग? 1919 में थे। केंद्र में किससे थे हम लोग? 1919 के अधिनियम में। ठीक है, केंद्र जब पूछ दे तो सीधे चले जाइए 1935 ईस्वी का अधिनियम। ठीक है, कब? 1935 के अधिनियम, 1935 केंद्र में। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि 1919 के अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति मंडल, केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ समझिए हमारा क्या है हमारा कि प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन। तो द्वैध शासन हम लोग कहाँ पढ़े थे? प्रांत में 1919 में ही पढ़े थे। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन कहाँ आया था? 1909 में। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, बिल्कुल सही। केंद्र द्वारा प्रांतों को जब द्वैध शासन दिया गया तो वहां 2 भाग में बांट दिया गया, यानी विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। ठीक है, क्या किया गया? हस्तांतरण किया गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए आगे, अगला है दोस्तों हमारा कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। द्विसदनीय कब है? यानी भारतीय विधायिका द्विसदनीय कब बनाई थी? हमने क्या पढ़ा था? द्विसदनीय व्यवस्था किस में आया था? 1919 के अधिनियम में आया था। किस में आया था? 1919 के अधिनियम में। देखिए यहाँ पे एक हमने बताया था, ऊपरी सदन को राज्य परिषद, ठीक है, जिसका 5 वर्षों के लिए होता था। इसमें 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। वही निचला सदन में केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। 144 सदस्य होते थे, 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत। अगला क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट था?
बोल रहा है कि केंद्र का कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका किसके द्वारा आया था, 1919 के एक्ट के द्वारा आया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ये क्या पूछ रहा है, यानी राष्ट्रपति पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति के लिए हम किनको बताए थे, 1935 का अधिनियम बताए थे, और वही पूछता भारत के वायसराय को 1861 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, जो हमारा 19 के एक्ट आया था ना, तो इसके बाद तो कोई एक्ट नहीं आया था, तो 1926 बीच में आया था, तो ये तो हमारा रहेगा ही। 1937 में जो हुआ था ना चुनाव, वो 1935 के अधिनियम द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन 1945 ईस्वी में जब चुनाव हुआ था ना, तो इसमें 1919 के अधिनियम के द्वारा ही चुनाव हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी होगा, 1926 और 1945। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, बोल रहे कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, समझ रहे हैं, कह रहा है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया किसमें, 1935 के अधिनियम द्वारा ही संविधान के प्रति क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के बीच मध्य शक्तियों का विभाजन, 1935 ईस्वी के एक्ट जो था ना हमारा सबसे जटिल था। इसी के बारे में हमारा जवाहरलाल नेहरू जी कहते कि एक ऐसा हमारा रेलगाड़ी है ना जिसमें कोई इंजन ही नहीं है। ठीक है, यानी सारे प्रावधान तो है, इसमें चक्का है, डिब्बा है, लेकिन इंजन ही नहीं है। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना का आधारित था, तो किसके, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र को अलग शक्ति दी गई और राज्य को अलग शक्ति दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताएं में से नहीं थी, कौन। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये तो था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ, ये तो हुआ, क्योंकि केंद्र को क्या किया गया, हमारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। 1, 2, 1 और 3, 4 तो है, लेकिन हमारा बी नहीं होगा, क्योंकि बी हमारा क्या है, गलत है। एक संघीय व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन लागू की गई थी, किसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, 1935 के अधिनियम द्वारा। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस एक्ट के द्वारा, तो 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस में था, 1935 में था। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां किसको पास था, तो अवशिष्ट शक्ति याद रखिएगा गवर्नर जनरल के पास था। किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है। पहला है कि देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया गया। देखिए समझिए, हमारा जो लिखित संविधान था ना, लिखित संविधान की तब पहले सोचा ही नहीं गया था। ठीक है, लिखित संविधान हमारा 1935 के अधिनियम में नहीं था, भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों प्रावधान थे। अगला है हमारे दोस्तों कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान बना था ना, इसमें से लगभग 250 स्रोत लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, लगभग 250 स्रोत लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, किसके द्वारा, 1935 के द्वारा। कब, 1937 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट था ये सभी समाप्त हो गए। कल हम अगला कुछ नए विषय को लाएंगे। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को भी शेयर करें दोस्त, प्लीज़। थैंक यू सो मच।